सब कुछ ठीक रहा तो अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा, बट सी, ऑलराइट। ठीक है, सो नाउ यू विल फाइंड कि आपने रिट्रोवायरस की मदद से अपने यहाँ पे डीएनए को आप अंदर पहुंचा दिया अपने डब्ल्यूसी के अंदर। एक बार वो पहुंच गया तो देखो आपका यहाँ पे जो आपका जो जीन था, इट हैज गॉट इटसेल्फ इनकॉर्पोरेटेड इनटू योर पर्टिकुलर डीएनए, वहां पे जाके वो लग चुका है। और फिर आप क्या करोगे, ये सेल्स को आप वापस डाल दोगे बॉडी के अंदर, ये जो सेल्स आपने बाहर निकाले थे इसे आप वापस उस अफेक्टेड पर्सन के बॉडी में डाल दोगे। लेकिन ये आपका परमानेंट क्योर आपका यहाँ पे नहीं है। ये परमानेंट क्योर आपका इसलिए नहीं है बिकॉज डब्ल्यूबीसी मॉर्टल होते हैं, दे आर नॉट इमॉर्टल, दे विल डाई आफ्टर सम टाइम। कुछ दिनों के बाद इनकी यहाँ पे डेथ हो जाएगी, और इसलिए ये हमारे लिए परमानेंट सोल्यूशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो परमानेंट सोल्यूशन आपके यहाँ पे क्या रहेगा? परमानेंट सोल्यूशन आपके यहाँ पे रहता है कि अगर आप एक फंक्शनल जीन को लगा देते हो एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर, अगर आप एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर अगर एक फंक्शनल जीन को लगा देते हो तो यू कैन हैव अ कंप्लीट क्योर। याद रखना ये बात कि ये तभी किया जा सकता है अगर आपने अर्ली डिटेक्शन कर लिया हो। अगर आपने अर्ली डिटेक्शन कर लिया एंड यू हैव रियलाइज कि यार इस पर्सन को ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो आप क्या करोगे, अर्ली स्टेज के अंदर ही अपने फंक्शनल जीन को आप लगा दोगे अपने एम्ब्रियो के अंदर। सो यू विल ऐड दिस फंक्शनल जीन इनटू द एम्ब्रियो एंड देन यू विल हैव अ कंप्लीट क्योर। तो ये आपको यहाँ पे कंप्लीट क्योर मिल सकता है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं जनरली इज गोइंग टू बी योर एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, जहां पे आप एंजाइम यूज करते हो, देयर यू विल बी यूजिंग द एंजाइम्स टू ट्रीट द कंडीशन, मतलब आप एंजाइम के इंजेक्शंस दे रहे होते हो एडोसाइन डीएमाइनेस के। दूसरा आपको यहाँ पता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बट दोनों ही आपके सक्सेसफुल नहीं रहे। बोथ ऑफ देम हैवंट शोन अ प्रॉमिसिंग रिजल्ट। दोनों कंडीशन, दोनों चीजें ट्राई करके डॉक्टर्स देख चुके ऑलरेडी, और ये आपको एक प्रॉमिसिंग लॉन्ग टर्म आपको क्योर नहीं प्रोवाइड करता। तो ये बात भी आपको ऐड रखनी है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो, और ये है आपकी कहानी आपकी जीन थेरेपी की। समझ आ गया आप सबको यहाँ पे क्या हो रहा है जीन थेरेपी के अंदर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट, चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। जब हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के यहाँ पे बात करें, इट्स अ वेरी सिंपल स्मॉल टॉपिक। यहाँ पे आप बेसिकली डिस्कस करोगे अपना द टेक्निक्स, आपकी जो टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे टू नो द नंबर ऑफ पैथोजन। जैसे कि हमने यहाँ पे पहले भी बात किया था, एक टेक्निक होती है अलाइजा। Yes. Yes, इसका sir. किया जाता है एचआईवी के केस को समझने के लिए, एचआईवी को डिटेक्ट करने के लिए, Yes, राइट। sir. तो अलाइजा के Yes, साथ sir. साथ यू कैन ऑल्सो यूज पीसीआर। पीसीआर का भी इस्तेमाल यहाँ पे किया जा सकता है फॉर द अर्ली डिटेक्शन, राइट, फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ द एचआईवी, फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ एचआईवी। अब देखिए जनरली होता क्या है ना, कि आपको अगर कोई बीमारी हुई है, उसके सिम्टम्स आने के बाद ही आप डॉक्टर के पास जाते हो। जनरली सिम्टम्स आने के बाद ही आप डॉक्टर के पास जाते हो एंड देन आपको पता चलता है कि आपको कौन सी बीमारी हुई है। बट आपने कई सारी ऐसी टेक्निक्स अब निकाल लिया, यू हैव डन सो मेनी न्यू टेक्निक्स यू हैव, जिनके वजह से आप काफी पहले डिटेक्ट कर सकते हो। याद रखना ये बात को काफी क्लियरली कि जितना अर्ली डिटेक्शन आपका यहाँ पे होगा, उतना ही ज्यादा चांसेस है कि आप सर्वाइव कर पाओगे। सो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में याद रखना, यहाँ पे हम जो टेक्निक्स की बात करते हैं, दे आर गोइंग टू बी यूज्ड फॉर माय अर्ली डिटेक्शन। सो द होल आइडिया हियर इज आप काफी अर्ली डिटेक्ट कर सको अपने प्रॉब्लम वाली कंडीशन को, जो भी कोई केस है उसको आप अर्ली डिटेक्शन आप यहाँ पे चाहते हो। देखो किसी को अगर एचआईवी है, ट्यूबरक्लोसिस है, कैंसर है, सबका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो सकता है अगर डिटेक्शन अर्ली हो जाए तो। और वही डिटेक्शन करने के लिए हम यहाँ पे लाइक अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। अलाइजा आपका यहाँ पे हो गया, पीसीआर आपका यहाँ पे हो गया, देन आपने इवन पढ़ा होगा समथिंग लाइक योर वी हैव आल्सो मेड डीएनए प्रोब। डीएनए प्रोब बनाने के भी आप काफी चीजें सीखते हो, करते हो। यू मेक अ डीएनए प्रोब एंड यूजिंग अ डीएनए प्रोब यू कैन एक्चुअली डिटेक्ट डिजीज। गुड इवनिंग किरण, लॉन्ग टाइम। डीएनए प्रोब से भी आप यहाँ पे डिजीज को डिटेक्ट कर सकते हो। तो बहुत चीजें यहाँ पे की जा सकती है। तो लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द फ्यू थिंग्स। हाँ जी दीपिका, गुड इवनिंग। देखो यहाँ पे हम इन स्टेटमेंट्स को एक बार देख लेते हैं एंड देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं सीखने के लिए। तो जैसे यहाँ पे आपका दिया गया है, दे हैव गिवन फ्यू थिंग्स, राइट। You know that effective treatment of a disease and early diagnosis and understanding of pathophysiology is very important. Using conventional method of diagnosis, serum, urine analysis,
अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल। अगर आप कन्वेंशनल डायग्नोसिस करते हो, ब्लड सैंपल निकाल लिया, यूरिन एनालिसिस किया, ये तो आप सिम्टम्स आने के बाद करते हो, तो इससे आपको अर्ली डिटेक्शन आप यहाँ पे नहीं होगा। अर्ली डिटेक्शन के लिए यू कैन यूज द एडवांस टेक्निक्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आप यूज करो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आप यूज कर सकते हो, ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, एंड सम अदर टेक्निक दैट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। ये सारी टेक्निक्स की वजह से आप अर्ली डायग्नोस कर सकते हो। ये बात याद रखना कि फॉरेन कंट्रीज के अंदर कैंसर का डिटेक्शन काफी अर्ली स्टेज पे हो जाता है, सो उनकी ट्रीटमेंट भी काफी जल्दी स्टार्ट हो जाती है। इन साउथ ईस्ट एशिया के अंदर काफी बार लाइक इशू ये भी रहता है कि हमारा डिटेक्शन काफी लेट आता है, तो इसलिए आपके फिर ट्रीटमेंट आपकी लेट स्टार्ट होती है, एंड दैट इज व्हाई मेनी पीपल एंड अप डाइंग। नाउ यू हैव ओवर हियर प्रेजेंस ऑफ पैथोजन। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, presence of pathogen like bacteria, virus is normally suspected only when pathogen produce a disease symptom. Generally आपको पता कब चलता है आपके बॉडी में कोई पैथोजन है, जब आपको सिम्टम्स दिखते हैं। By this time the concentration of pathogen is already very high in the body. तब तक क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर पैथोजन का कॉन्सेंट्रेशन काफी हाई जा चुका होता है। However, a very low concentration of bacteria or virus can be detected by amplification of their nucleic acid by PCR. अगर बहुत स्मॉल अमाउंट में भी अगर आपके बॉडी के अंदर बैक्टीरिया वायरस है, तब भी हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं बाय डूइंग द एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड दैट्स डीएनए बाय पीसीआर। आपने देखा होगा ना कि जब कोविड हुआ था, तो कोविड के टाइम पे लोग ये टेक्निक रन करते थे, RT-PCR, सुना होगा आपने? Yes, sir. Yes. ये आपका सबसे झटपट तरीका होता है जिसके थ्रू आप बता सकते हो एक दिन के अंदर कि आपको कोविड है या नहीं है। तो इन्हें अगर आपको सिम्टम्स नहीं दिखे तभी आप RT-PCR करके आपको वायरस के स्ट्रेन्स मिलते थे, तो आप समझ सकते हो, यू नो दैट दीज आर सम ऑफ द टेक्निक जिसके थ्रू आप जल्दी आप डिटेक्ट कर सकते हो अपनी कंडीशंस को। ठीक है, सो दैट इज समथिंग दैट ट्राइंग टू टेल यू। दूसरी चीज आपको बता रहे कि आप यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या RNA का इस्तेमाल करके टैग विद द रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल is allowed to hybridize to a complementary DNA in a clone of a cell followed by detection using autoradiography. Right? इसका मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। कि फॉर एग्जांपल समझिए डीएनए स्ट्रैंड है, समझो आपका यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड है, एंड डीएनए स्ट्रैंड है आपका यहाँ पे 5' से 3' का एक आपका स्ट्रैंड है डीएनए का, एंड इट हैज एडेनाइन, थाइमिन, गुआनाइन, साइटोसिन। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब बनाओगे, आप इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाओगे, और वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो आपका यहाँ पे होगा, इसके अंदर लगे होंगे आपके रेडियो एक्टिव प्रोब। सो ये मेरा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, उस पर लगा मेरे यहाँ पे रेडियो एक्टिव प्रोब मेरे यहाँ पे लगा हुआ है। सो इसके अंदर आपकी रेडियो एक्टिव प्रोब आप यहाँ पे लगा के रखेंगे हम यहाँ पे। और आप जानते हो अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो आप जानते हो इट विल हैव द T ओवर हियर, इट विल हैव A, यहाँ पे होगा C और यहाँ पे होगा G। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जाके आपका बेस पेयरिंग करेगा आपके डीएनए के साथ, जिसको आपको ढूंढना है, और उसके बाद यू कैन ऑब्जर्व देम अंडर द एक्सरे फिल्म। हमने ये पढ़ा था, वी कैन ऑब्जर्व देम अंडर द एक्सरे फिल्म के अंडर हम इन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं वहां पे एज अ ऑटो रेडियोग्राफी, ये हमने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। Yes, sir. Yes, sir. आपको याद यहाँ पे ये भी रखना है कि जब आपके यहाँ पे पेयर बॉन्डिंग आपके यहाँ पे हो रहा है, तो यू आर एक्चुअली एबल टू सी योर डीएनए। इसमें एक और चीज पता है क्या की जाती है, कई बार अगर आपको म्यूटेशन ढूंढना हो तो आप इसके थ्रू ढूंढ सकते हो। सो ये जो मेरा स्टैंड है दैट इज माय डीएनए प्रोब। आई थिंक पंजाब के जो हमारे नए बच्चे हैं उनके लिए शायद नई चीज आपके लिए होगी, क्योंकि आप वो वाले चैप्टर में आप थे नहीं, बट कोई बात नहीं, यू कैन यू जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग व्हिच आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर। ठीक है, ये आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आप ये चीज को पढ़ते हो। सो दीज आर माय डीएनए प्रोब, ये मेरा यहाँ पे डीएनए प्रोब। ठीक है, सो ये डीएनए प्रोब जो मेरा होगा यहाँ पे बेस पेयरिंग करेगा, एंड दैट इज हाउ यू कैन डिटेक्ट द योर ओन डीएनए को आप डिटेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, जिसको आपको डिटेक्ट करना हो। अगर आपके डीएनए के अंदर म्यूटेशन है, समझो यहाँ पे आपका होना चाहिए था एडेनाइन, लेकिन आपका यहाँ पे थायमिन लगा हुआ है। अगर आपका यहाँ पे म्यूटेशन है तो उस म्यूटेशन को भी आप यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हो। सो यूजिंग दिस probe technique you can also detect the mutation. So you can also detect mutation. So mutation को भी यहाँ पे डिटेक्ट किया जा सकता है, ये चीज आप यहाँ पे मेंशन की हुई है। ठीक है, ELISA बेस्ड प्रिंसिपल
ELISA बेस्ड प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन इन्फेक्शन बाय पैथोजन, ये मैं आपको समझाता हूँ, ये ऐसे मत पढ़ो, ऐसे ही समझाएगा, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। सी, ये जो ट्रे आपके सामने है, इट इज ELISA ट्रे, इसको हम कहते हैं ELISA ट्रे। और अगर कलर डेवलप कर रहा है दैट्स नॉट अ गुड थिंग और अगर कलर डेवलप नहीं कर रहा दैट मीन्स इट्स अ गुड थिंग, लाइक दैट मीन्स कोई बीमारी नहीं है। तो इसमें होता क्या, ये बहुत डिटेल टेक्निक है, मैं आपको इसको शॉर्ट में समझाता हूँ। आप इमेजिन करो कि आप एक पर्सन का ब्लड सैंपल निकाल रहे हो, ठीक है, आपके पास एक केस आया, आपके सामने एक केस आया, केस मतलब एक पेशेंट आया और उसे लग रहा है कि उसे HIV है, या उसके डॉक्टर को लग रहा है कि उसे HIV है, तो उसने ब्लड टेस्ट कराने के लिए आपके पास भेजा। आपने ब्लड निकाला, ब्लड में से आपने अलग किया प्लाज्मा, ब्लड में से आपने अलग किया अपना वहां पे प्लाज्मा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना, आप लोग समझ जाओगे। प्लाज्मा अपने आप अलग कर लिया और उस प्लाज्मा को आप डालोगे इस ELISA ट्रे के अंदर। तो ये ELISA ट्रे ना, ये जो एक एक होल है इसको हम कहते हैं यहाँ पे वेल। ये जो हर एक होल है ना आपके यहाँ पे, हर एक होल को हम यहाँ पे कहते हैं एज अ वेल, एवरी होल इज कॉल्ड एज वेल। टोटल 96 होते हैं, काउंट मत करने बैठना, टोटल 96 होते हैं जनरली ELISA ट्रे में, 96 वेल्स आपको मिलेंगे। तो अब आप ये सोचो कि हमने यहाँ पे प्लाज्मा लिया और प्लाज्मा को इन सारे वेल्स में हमने डाल दिया, ये तो भरी हुई है, हमने खाली ट्रे में डाल दिया। तो अब आप सोचो यहाँ पे, अगर मैं एक वेल को यहाँ पे मैग्नीफाई करता हूँ, समझो एक मेरा सिंगल वेल है, राइट। अगर आपने इसके अंदर प्लाज्मा डाल दिया, प्लाज्मा डालने के बाद क्या करते हो, यू डू द इंक्यूबेशन। प्लाज्मा डालने के बाद आप करते हो इंक्यूबेशन। मैं आपको है ना यहाँ पे इसको इस तरीके से समझाता हूँ, लेट मी टेल यू दिस थिंग ओवर हियर। देखो ध्यान से समझो इस चीज को। यू टेक द प्लाज्मा, राइट, प्लाज्मा को आपने डाला आपके ELISA ट्रे के अंदर, सो इसको आप डालोगे अपने ELISA ट्रे के अंदर, राइट। अब मैं करता हूं यहाँ पे अपना मैग्नीफाई, एक ही वेल को मैं यहाँ पे मैग्नीफाई करता हूँ। अगर आपने प्लाज्मा डाला तो प्लाज्मा डाल के आप क्या करते हो, आप करते हो इंक्यूबेट। इंक्यूबेट करना मतलब उसे ओवन में जाके आप रख दोगे। ये वो वाला ओवन नहीं होता जिसके अंदर हमारे हम केक बनाते हैं, ये थोड़ा दूसरा टाइप का ओवन होता है, राइट। सो यू कीप दैट ELISA ट्रे इन द ओवन फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, राइट। और उससे क्या होगा, अगर मेरे एंटीजन है, अगर मेरे HIV के एंटीजन है उस प्लाज्मा के अंदर, अगर HIV का एंटीजन उस प्लाज्मा के अंदर है, एंटीजन मतलब एक स्मॉल पीस ऑफ प्रोटीन, अगर वो वहां पे है तो वो नीचे चिपक जाएगा, तो वो नीचे इसके अंदर चिपक जाएगा, ठीक है। अब आप अगले दिन आओगे, अपनी ट्रे को बाहर निकालोगे, क्या आपको एंटीजन वहां पे दिख पाएगा? द आंसर इज नो। सिंपल सी बात है, HIV का एंटीजन ऐसे थोड़ी आपको दिखेगा वहां पे, वो तो माइक्रोस्कोपिक है, बट वहां पे लग चुका है, लेकिन आपको मालूम नहीं ना कि वो लगाया नहीं लगाया। यू डोंट नो, आपने तो अपना प्लाज्मा लगा दिया वहां पे, आपका प्लाज्मा डाल दिया और वहां पे अगर वो लगा होगा या नहीं लगा होगा वो तो आपको दिखेगा नहीं। अब आप क्या करोगे, अब इसके अंदर आप डालोगे अपनी यहाँ पे एंटीबॉडी, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ प्राइमरी एंटीबॉडी। यू विल ऐड ओवर हियर प्राइमरी एंटीबॉडी, AB मतलब एंटीबॉडी, 1 मतलब प्राइमरी। सो प्राइमरी एंटीबॉडी हम यहाँ पे करेंगे ऐड। अब जब प्राइमरी एंटीबॉडी यहाँ पे ऐड करता हूं तो प्राइमरी एंटीबॉडी जाके अटैच हो जाएगी मेरे एंटीजन के साथ। सो मेरी जो प्राइमरी एंटीबॉडी होगी वो जाके एंटीजन के साथ यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगी, इट विल कम एंड अटैच विद द एंटीजन, ठीक है। जब आप प्राइमरी एंटीबॉडी आप डालते हो तो एंटीजन के साथ जाके अटैच हो जाएगी, लेकिन क्या आप उसे देख पाओगे? द आंसर इज नो। सब माइक्रोस्कोपिक होता है बेटा, आपको कुछ दिखेगा नहीं, राइट। तो आप बस अपना प्राइमरी एंटीबॉडी डाल रहे हो और आपने उसे वहां पे डालने का, तो उसे थोड़ी देर के लिए आप वहां पे उसे रख दोगे वैसे वैसे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे स्टेप रन कर दिया। अब मैं डालूंगा मेरे यहाँ पे सेकेंडरी एंटीबॉडी। प्राइमरी एंटीबॉडी का काम क्या था, इट विल गो एंड अटैच टू द एंटीजन, ये जाके अटैच करेगी अपने आप को एंटीजन के साथ। तो इसने जाके अपने आप को अटैच करना था एंटीजन के साथ। अब मैं डालूंगा मेरा यहाँ पे सेकेंडरी एंटीबॉडी। अब मैं इसमें डालता हूं मेरा यहाँ पे सेकेंडरी एंटीबॉडी। सेकेंडरी एंटीबॉडी जो होती है ये ऐसी बनाई जाती है कि ये जाके प्राइमरी एंटीबॉडी को जाके अटैच करेगी, ये जाके प्राइमरी एंटीबॉडी को जाके करेगी वो अटैच। दिस विल गो एंड अटैच टू द प्राइमरी एंटीबॉडी। क्या यहां तक बातें आपको समझ आ रही है? Yes, sir. तो मेरी सेकेंडरी एंटीबॉडी यहाँ पे आएगी और ये अटैच करेगी अपने आप को मेरे प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ। अब जैसे ही आपने प्राइमरी एंटीबॉडी यहाँ पे अपने अटैच करने के लिए यहाँ पे सॉरी सेकेंडरी एंटीबॉडी को आपने भेजा, वो अटैच हो जाएगी। इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि सेकेंडरी एंटीबॉडी के ऊपर लगा होता है एक छोटा सा सबस्ट्रेट।
सेकेंडरी एंटीबॉडी के ऊपर लगा होता है आपका यहाँ पे छोटा सा सबस्ट्रैट, सो इट विल हैव स्मॉल सबस्ट्रैट यहाँ पे लगा हुआ आपको मिलता है। ध्यान रखना, सेकेंडरी एंटीबॉडी के ऊपर लगा होता है एक छोटा सा सबस्ट्रैट। ये आपने कर लिया। ये करने के बाद आप क्या करते हो ना, अपने अलाइजा की ट्रे को वॉश कर देते हो। वॉश करना मतलब पानी के नीचे नहीं रखते हैं एक सॉल्यूशन आता है उससे आप वॉश करते हो। वॉश आप इसलिए कर रहे हो ताकि जो एंटीबॉडी किसी को अटैच नहीं हुई है वो वहां से निकल जाए। अगर कोई एंटीबॉडी अटैच नहीं है, अनअटैच है, ऐसी घूम रही है वहां पे, तो वो वहां से निकल जाए। इसलिए मैं करूंगा यहाँ पे क्या, आई विल डू द वॉशिंग स्टेप। तो ये करने के बाद मैं यहाँ पे करूंगा वॉशिंग। याद रखना, जब मैं वॉशिंग कर रहा हूँ ये मत सोचना कि पानी के नीचे उसे खड़ा करके रख रहा हूँ मैं ट्रे को, वैसा नहीं करते वॉशिंग। यू यूज अ सोल्यूशन ओवर देयर। एक सोल्यूशन का नाम होता है PV20 करके, उसकी मदद से उसे आप वहां पे वॉश कर दोगे। वो सोल्यूशन का नाम याद नहीं रहेगा तभी चलेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे आखिरी स्टेप पे, द लास्ट स्टेप इज गोइंग टू बी कि मैं उस ट्रे के अंदर डालूंगा एक एंजाइम। मैं यहाँ पे अब डालूंगा एक एंजाइम। सो द लास्ट थिंग इज गोइंग टू बी आई विल ऐड द एंजाइम ओवर देयर। आई विल ऐड द एंजाइम, और वो एंजाइम जो मेरा यहाँ पे होगा, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज माय हॉर्स रेडिश पेरोक्सिडेज। काफी आसान सा नाम है, हॉर्स रेडिश पेरोक्सिडेज, और यूनिक नाम भी है। ये एंजाइम मैं वहां पे इस्तेमाल करूंगा। जैसे मैं ये एंजाइम वहां पे डालता हूं, जैसे इस एंजाइम को मैं अपनी ट्रे के अंदर डालता हूं, मेरा ब्लू कलर डेवलप करता है। जैसे मेरा ब्लू कलर वहां पे डेवलप करता है, दैट मीन्स कि उस पर्सन को HIV है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी कि जैसे मेरा वहां पे ब्लू कलर डेवलप करेगा, अगर मैंने एंजाइम डाला और अगर मैंने वहां पे ब्लू कलर डेवलप किया, दैट मीन्स वहां पे एंटीजन प्रेजेंट है। और अगर आपका वहां पे एंटीजन प्रेजेंट है, सो दैट मीन्स ये उस पर्सन को वहां पे HIV है। तो ये आपके यहाँ पे स्टेप होते हैं। इसलिए याद रखना कि अलाइजा जब आप रन करते हो ना, तो अलाइजा इज अ बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। तो आपके सामने ये सवाल या स्टेटमेंट आ सकता है कि अलाइजा किस प्रिंसिपल पे काम करता है। अलाइजा किस प्रिंसिपल पे काम करता है, देन आपका आंसर हमेशा ये होगा, इट ऑलवेज वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ माय एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। इसी कहानी के ऊपर आपका काम करता है पूरा आपका यहाँ पे अलाइजा। अब आपको यहाँ पे एक और चीज का आपको यहाँ पे याद रखना है, दिस वन मोर थिंग यू हैव टू नो ओवर हियर इज द वन थिंग इज गोइंग टू बी। अब आप थोड़ा सोचो इस चीज को, थोड़ा लॉजिक से सोचो आप यहाँ पे। पहले मुझे ये बताओ, क्या यहाँ तक बातें आपको समझ आ रही है? इतनी चीज समझ आ रही है? Yes, sir. लड़कों को भी आ रहा है सब अपना? शिवा, महेश, अनिरुद्ध, Yes, sir. गौरव, Yes, दिव्यांशु, सौरभ, ओम, मोहित गुप्ता, ऋषभ, सबके नाम याद, ऑलमोस्ट सबके नाम याद हो गए। सो या दीज आर द थिंग्स यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे याद ही रखना, अब आप थोड़ा लॉजिक लगाओ। अगर उस पेशेंट को HIV नहीं होता तो यहाँ पे एंटीजन लगता ही नहीं। आपके Yes, sir. HIV होता ही नहीं तो यहाँ पे एंटीजन लगता ही नहीं। मतलब आपने जब उसका सैंपल डाला, रात को इंक्यूबेट करने के लिए रखा, जब सुबह आप लेके आए, आपको तो कुछ दिख नहीं रहा। इमेजिन करो कि अगर आपके पर्सन को अगर HIV नहीं है तो कोई नीचे एंटीजन भी नहीं होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई एंटीजन नहीं होगा तो जब मैं इसमें प्राइमरी एंटीबॉडी डालूंगा, वो तो ऐसे लटक रही होंगी ना यहाँ पे, मतलब वो तो किसी को अटैच भी नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, वो तो ऐसे ही घूम रही होंगी यहाँ पे, ठीक है। और जब मैं अपनी सेकेंडरी एंटीबॉडी यहाँ पे डालूंगा तो वो इसको जाके लग तो जाएंगी, इसको जाके लग तो जाएंगी, लेकिन स्टिल क्योंकि वो एंटीजन से अटैच नहीं है तो ये भी ऐसे खुली खुली घूम रही होंगी वहां पे, ये भी मतलब ऐसे हवा में फ्लोट कर रही होंगी। अब आप जानते हो मैं क्या करता हूँ? अब मैं करता हूँ वॉशिंग। तो जब मैं वॉशिंग करूंगा तो सब कुछ निकल जाएगा समझ Yes, रहे हो आप? sir. क्योंकि वहां पे एंटीजन था ही नहीं तो मेरा कुछ अटैच हुआ ही नहीं ना, मेरा ग्रीन वाला येलो के साथ अटैच ही नहीं हुआ, तो भी वहां पे हवा में घूम रहा है, ब्लू वाला भी हवा में घूम रहा है, वहां पे फ्लोट कर रहा है। और जैसे मैं वॉशिंग करूंगा तो सब कुछ निकल जाएगा। अब अगर सब कुछ निकल गया तो जब उसके बाद मैं एंजाइम डालूंगा तो कोई कलर ही वहां पे डेवलप नहीं करेगा। समझ रहे हो आप? अगर मेरा Yes, ये sir. एंटीबॉडी वहां से निकल जाता है, देन फिर क्या ही चांस है कि वहां पे कोई कलर डेवलप कर सकता है? नहीं करेगा ना, क्योंकि सब यही सभी गायब हो जाएगा आपको वॉशिंग करने के बाद। इसलिए वॉशिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, sir. तो दैट इज हाउ यू फाइंड हैपनिंग कि आपका वो कलर देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि पर्सन को HIV है या नहीं है। यू कैन एक्चुअली गेट टू नो दैट। और उसमें एक और चीज ये होती है कि कलर की इंटेंसिटी कितनी है। अगर आप सोचो कि अगर आपका बहुत डार्क कलर का अगर आपका यहाँ पे आ रहा है, पूरा ट्रे भरा हुआ डार्क कलर से, डार्क ब्लू कलर से, दैट मीन्स काफी ज्यादा HIV के एंटीजन वहां पे है, राइट। अगर आपका लाइट ब्लू कलर आपका यहाँ पे आ रहा है, देन यू विल से कि एंटीजन है लेकिन कम है। अगर कुछ भी कलर नहीं आ रहा, दैट मीन्स व्हाट?
सेफ है आदमी, कुछ नहीं है उसे, ठीक है। लेकिन एक और चीज आप यहाँ पे समझो कि ये कलर आता है तो आप ऐसे नहीं बोल सकते, रिपोर्ट में नहीं लिख सकते कि डार्क कलर आया था तो HIV ज्यादा है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते आप। एक आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, हम यहाँ पे यूज करते हैं, जो कलर की इंटेंसिटी के बेसिस पे बताता है कि एंटीजन कितने हैं। एक न्यूमेरिक वैल्यू वो आपको देता है, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूमेरिक वैल्यू यू कैन टेल कि कितना लोड है एंटीजन का प्लाज्मा के अंदर। तो ये बात भी याद रखना, ऐसे हम कलर देख के ऐसा नहीं बोल सकते ना कि कितना एंटीजन है वहां पे। आई कैन से कि ज्यादा है कम है, ऊपर से बता सकता हूं मैं, बट आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए थी, उसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो आप लोग भी यूज करोगे। बोलिए क्या नाम है इसका, अक्षय बताइए, बोलिए अक्षय बोलिए, आप तो पुराने हैं यहाँ पे काफी टाइम से, बताइए। राइट, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू नो, सो दिस इज व्हाट दे हैव मेंशन्ड ओवर। तो आपको यहाँ पे याद ही रखना है दैट अलाइजा इज समथिंग व्हिच इज बेस्ड ऑन माय एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन टू बेस ही होता है, ठीक है। सो अब ये आपको यहाँ पे समझ आ रहा है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद न्यू टॉपिक इज ऑफ माय ट्रांसजेनिक एनिमल। सो चलिए बात करते हैं हमारे यहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। सो जब मैं डिस्कस करता हूँ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आपको यहाँ पे आना चाहिए आपका माइस। सबसे ज्यादा जो कल्टीवेट किए जाते हैं आज की डेट में जो ट्रांसजेनिक एनिमल, दे आर माय माइस, ठीक है। और हम इसको यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए, लैब के कामों के लिए, टू स्टडी द वैक्सीन, टू क्रिएट सम प्रोडक्ट, इन सारी चीजों के लिए हम हमारे यहाँ पे माइस को यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। वी यूज दिस ट्रांसजेनिक एनिमल। अब ट्रांसजेनिक एनिमल से माइस आपके सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं लैब के अंदर, बट यू विल ऑल्सो फाइंड, यू कैन ऑल्सो हैव अ ट्रांसजेनिक शीप आपका यहाँ पे हो सकता है, यू कैन हैव अ ट्रांसजेनिक गोट आपकी बनाई जा सकती है, you can have a transgenic cow बनाई जा सकता है, right? So you can make number of animals, right? So this is one thing you will find in this, right? Transgenic animals के अंदर you can have number of example. Transgenic animal मतलब आप यहाँ पे समझ जाओ, animals with a altered DNA sequence, so they will have there's some kind of alteration in their DNA sequence. इनके डीएनए के सीक्वेंस के अंदर हमने कोई ना कोई यहाँ पे अल्टरेशन करा होगा। अल्टरेशन किया होगा, कुछ मैनिपुलेशन किया होगा, या हमने कोई जीन वहां पे डाला होगा। सो अगर आप कोई जीन वहां पे डाल रहे हो, या अगर आप कोई जीन को वहां पे बंद कर रहे हो, दैट एनिमल बिकम्स ए ट्रांसजेनिक एनिमल। अगर आप उसके जीनोम के साथ कोई भी अगर आप वहां पे चेंजेस कर रहे हो, चाहे कोई जीन डालना या कोई जीन वहां पे बंद करना, कट करना, दैट इज गोइंग टू बी, दैट एनिमल विल बी कॉल्ड एज माय ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो चलिए अब हम यहाँ पे समझते हैं कि हमारे जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं उनका फायदा क्या होता है, व्हाट काइंड ऑफ एडवांटेज आई विल बी गेटिंग इन द ट्रांसजेनिक एनिमल्स, में क्या क्या फायदा मिलता है। सो यू विल हैव नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को आप स्टडी कर सकते हो, यू कैन स्टडी द नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी कैसे होती है, वो आप यहाँ पे समझ सकते हो यूजिंग द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपका एक हार्मोन है, ये आपका एक ग्रोथ फैक्टर है, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। एक ग्रोथ फैक्टर आपके बॉडी के अंदर होता है जिसे हम कहते हैं एज अ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये नाम ही है इसका। अब आपको समझना है कि ये जो ग्रोथ फैक्टर है, समझो कवनप्रीत को यहाँ पे समझना है कि ये जो प्रोटीन है ये ह्यूमन बॉडी में क्या रोल प्ले करता है। यू वांट टू अंडरस्टैंड कि इसका रोल एक्चुअली ह्यूमन बॉडी के अंदर यहाँ पे क्या होता है। सो इट इज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, और आपको ये जानना है कि इसका रोल क्या होता है। सो व्हाट यू वांट टू नो, यू वांट टू नो द रोल इसका। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, व्हाट यू कैन डू ओवर हियर, यू कैन क्रिएट अ ट्रांसजेनिक माइस। आप एक ट्रांसजेनिक माइस अपना यहाँ पे बना सकते हो, यू कैन क्रिएट अ ट्रांसजेनिक माइस। और ये माइस आपका किस टाइप का माइस है, इस माइस के अंदर you have deletion of a gene, yeah, you have deletion में term use करो, that will be a simple term for you. You have a deletion of gene which makes growth factor, which makes insulin like IGF, insulin like growth factor. आपने वो जीन को वहां पे डिलीट कर दिया जो वो ग्रोथ फैक्टर बनाता था, या आपने यहाँ पे क्या किया, आपने एक ऐसा माइस बनाया जिसके अंदर आपने उस जीन के अंदर से प्रोटीन जो बनता था उसको आपने चेंज कर दिया, तो अब वो प्रोटीन काम नहीं कर रहा।
तो अब यहाँ इस बात को समझो कि हमने एक माउस बनाया जिसके अंदर आईजीएफ काम नहीं कर रहा या आईजीएफ बन नहीं रहा, राइट। तो अगर आपका आईजीएफ यहाँ पे एब्सेंट हो जाएगा, सो अगर डिलीशन ऑफ जीन कर रहा हूं मैं विच मेक्स आईजीएफ, सो व्हाट विल हैपन, दिस आईजीएफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर मेरे यहाँ पे एब्सेंट हो जाएगा, ये तो माउस के अंदर बनेगा नहीं। अब जब ये माउस के अंदर नहीं बनेगा तो मैं एक्चुअली ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। सो आई कैन एक्चुअली ऑब्जर्व कि अब उस माउस के अंदर क्या चीजें नहीं हो रही जो एक नॉर्मल माउस में हो रही होती है। तो आपके पास दो सैंपल, एक है आपके पास ग्रुप नॉर्मल माउस का, एक है आपके पास ग्रुप जिनके अंदर ये एंजाइम काम नहीं कर रहा है, जिनके अंदर ये प्रोटीन बन नहीं रहा क्योंकि आपने उसे जीन को बंद कर दिया है। अब आप वहां पे ऑब्जर्व करोगे कि आपको दिखेगा कि अच्छा अगर आईजीएफ ना हो तो आपका मसल ग्रोथ नहीं हो पाता, अगर आईजीएफ ना हो तो आपके न्यूरॉन्स का ग्रोथ वहां पे हो नहीं पाता, अगर आईजीएफ ना हो तो आपका जो माउस होता है वो लेथार्जिक हो जाता है। सो सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन गेट। तो यहाँ पे आप क्या सीख पा रहे हो, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड द डेवलपमेंट। एक नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होती है एनिमल की, डेवलपमेंट कैसा होता है उसका, वो सारी चीजें आप यहाँ पे सीख पाओगे। तो ऐसे करके हम कई सारे जीन्स को बंद कर सकते हैं, ऐसे करके हम कई सारे जीन्स को लाइक स्टडी करने के लिए हम बंद कर सकते हैं। अगर मुझे जानना है कि ऑक्सीटोसिन क्या करता है तो मैं माउस के अंदर ऑक्सीटोसिन बंद कर दूंगा एंड देन मैं फिर उसे वहां पे ऑब्जर्व करूंगा उसका बिहेवियर कैसा है, उसके लाइफ स्टाइल के अंदर कोई चेंजेस आ रहे क्या। सो ऑल दोस थिंग्स कैन बी डन यूजिंग माय ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का एग्जांपल याद रखना बिकॉज ये इनसाइड में मेंशन किया हुआ है। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. This is the one thing you have to understand in this. This is my insulin like growth factor and this is what we find happening over here, right? तो ये जैसे आपका लैब रैट है तो इसके अंदर आप कई सारे आप यहाँ पे चेंजेस आप यहाँ पे कर सकते हो। So transgenic animals can be specifically designed to allow the study of how genes are regulated. तो आप यहाँ पे एक्चुअली देख सकते हो कि आपके जीन्स किस तरीके से आप यहाँ पे रेगुलेट किए जाते हैं and how they affect the normal function of the body and its development. कैसे आपके जीन अफेक्ट करते हैं एक नॉर्मल फंक्शन आपके बॉडी के और डेवलपमेंट को, राइट? स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व in growth such as insulin like growth factor. अब हमने यहाँ पे क्या किया, by introducing a gene from other species that alter the formation of this factor. हमने एक ऐसा जीन वहां पे डाल दिया जिससे क्या हो रहा है कि आपका वो फैक्टर आपका बन नहीं पा रहा, आपका ग्रोथ फैक्टर वहां पे आपका सही से बन नहीं पा रहा, राइट? एंड स्टडिंग द बायोलॉजिकल इफेक्ट दैट रिजल्ट्स information is obtained about the biological role of the factor in the body. जो हमने वहां पे किया था वही हम आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपने उस जीन को अल्टर कर दिया जो फैक्टर को बना रहा था, अब वो बन नहीं रहा आपका ग्रोथ फैक्टर। अब आप ऑब्जर्व करते हो कि मेरे माउस के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हुए मुझे यहाँ पे मिलेंगे। हाँ जी, पूरा बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए। तो अगर हमें ऐसे एंजाइम के बारे में जानना हो जो इसमें नहीं मिलता, फिर वो हमें पहले इसमें इंड्यूस करना पड़ेगा। एक बार फिर बोलना जोर से। अगर हमें ऐसे मान लो एंजाइम के बारे में जानना हो जो नॉर्मली माइस में नहीं होता, पहले हमें वो जीन इंड्यूस करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी डेवलपमेंट देखेंगे। इट डिपेंड्स कि आप कौन से एंजाइम की बात कर रहे हो। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि वो जो माइस में नहीं मिलता, दैट ऑल्सो मीन्स कि वो जीन मैमल्स में ही नहीं मिलता होगा। अगर माइस में नहीं मिल रहा तो मैमल्स में नहीं मिल रहा होगा, ठीक है? तो ऐसे जीन को मुझे माइस में नहीं डालना, देन ऐसे जीन को जिसमें एक एंजाइम है और वो एंजाइम कहीं पे भी नहीं मिलता मैमल्स के अंदर, तो उस एंजाइम को मैं डालूंगा अपने बैक्टीरिया के अंदर एंड देन आई विल सी कि उसमें से कौन सा प्रोटीन बन के आ रहा है। मतलब वो जीन डालूंगा मैं और उस जीन में से जो एंजाइम बनेगा विच इज अ प्रोटीन, देन मैं उस प्रोटीन को सेपरेटली स्टडी करूंगा। क्योंकि अगर एक जीन है जो माइस में नहीं मिल रहा, दैट मीन्स वो किसी भी मैमल में आपको नहीं मिलेगा बिकॉज ह्यूमंस एंड माइस हैव अ सेम सेट्स ऑफ जीन्स, राइट? कोई फर्क आपको नहीं मिलता रहा वहां पे, राइट? सो जो बीमारियां हमें होती है वो उन्हें भी हो सकती है वहां पे। सो इफ देयर इज समथिंग जो एकदम एलियन टाइप का जीन है जहां से एक एंजाइम बन रहा है जो मैमलियन सिस्टम में मिलता ही नहीं है, तो उसे मैमलियन सिस्टम में आप नहीं डाल सकते हैं। यू हैव टू ऑब्जर्व इट्स इंपॉर्टेंस इन द बैक्टीरिया और सम अदर माइक्रोब एंड देन यू हैव टू स्टडी दैट प्रोटीन, जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है और वो क्या कर सकता है, क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात अक्षरा? अपूर्वा, हाँ। सो दिस इज व्हाट यू डू। हाँ जी, तोनप्रीत बताइए। सर वो एक बार रिपीट करना कि जब इंसुलिन लाइक फैक्टर एब्सेंट होगा तो क्या क्या वो मिलेंगे। मतलब ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, दे आर लाइक जनरल एग्जांपल। आई एम नॉट एक्चुअली टेलिंग यू द रोल ऑफ आईजीएफ। मैं आईजीएफ का एक्चुअल में रोल आपको बता नहीं रहा, राइट? बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपका ये नहीं हुआ देन व्हाट आर द डिफरेंस यू कैन ऑब्जर्व। कई सारे डिफरेंस आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। आपको मिल सकता है कि आपका लाइक मसल ग्रोथ आपके वैसा नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए था, राइट?
ओवरऑल ग्रोथ जो होना चाहिए था माइस का वैसा नहीं हो रहा, यू आर फाइंडिंग कि माइस आपका ज्यादा मात्रा में लेथार्जिक हो गया है, ये आपके ऑब्जर्वेशंस होंगे। आई एम नॉट टेलिंग दैट दिस आर द रोल्स ऑफ आईजीएफ, ये आपके ऑब्जर्वेशंस होंगे जो आपको मिल सकते हैं वहां पे देखने के लिए। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन एक्चुअली टेल कि वो क्या क्या करता है आईजीएफ एक नॉर्मल माइस के अंदर। समझ आई मेरी बात तनप्रीत? अच्छा। ठीक है, उसी तरीके से आप कर सकते हो कई सारी डिजीज का स्टडी। सो सिमिलरली यू कैन आल्सो स्टडी नंबर ऑफ डिजीजेस ओवर देयर। तो यहाँ पे क्या क्या जाता है, यू कैन एक्चुअली मेक अ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, आप कई सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना सकते हो। यू कैन मेक ट्रांसजेनिक एनिमल्स या माइस, यहाँ पे मैं सिर्फ माइस लिख रहा हूँ बट यू कैन ऑल्सो मेक नंबर ऑफ एनिमल्स, राइट। माइस के साथ करना थोड़ा कंपेरेटिवली आसान होता है। which are already having a disease condition, you can make a transgenic which is going to be having some diseases जो आपको ह्यूमंस के अंदर देखने के लिए मिलती है। तो इसमें आप कई सारी डिजीजेस आप यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, या आप ऐसा माइस बना सकते हो जिसके अंदर आपको डिजीज होते हुए मिलेगी। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, समझो आपने एक माउस लाए, लैब के अंदर आप एक माउस लाए और इसका आंसर आप मुझे दे सकते हो थोड़ा सोच के। अगर मैं आपके सामने एक माउस ला के देता हूँ, समझो मोनिका को एक माउस ला के देता हूँ, राइट, और उसके अंदर वो क्या करती है, उसके अंदर वहां पे एक जीन था, उस जीन को बंद करा दिया। वो कौन सी जीन को बंद कराती है, वो एक इंजेक्शन देके या एक जीन को वहां पे डाल के शी इज एक्चुअली डिलीटिंग इंसुलिन वाला जीन। अगर मोनिका इंसुलिन वाले जीन को वहां पे डिलीट कर रही है माउस के अंदर, तो माउस को कौन सी बीमारी होगी अब? डायबिटीज। अगर मैंने इंसुलिन वाला जीन उसका वहां पे डिलीट कर दिया या बंद कर दिया तो क्या होगा वहां पे, फिर डायबिटीज आपका वहां पे होगा माउस को, राइट। तो ऐसे आप बीमारियां बना सकते हो। यू कैन एक्चुअली मेक अ माउस व्हिच हैज अ डिजीज। ऐसे ही करके आप इंड्यूस कर सकते हो कैंसर माउस के अंदर। सो यू कैन एक्चुअली हैव अ माउस व्हिच इज सफरिंग विद कैंसर, यू कैन एक्चुअली हैव अ माउस व्हिच इज सफरिंग विद अल्जाइमर, यू कैन एक्चुअली हैव अ माउस सफरिंग विद ट्यूबरकुलोसिस, यू कैन एक्चुअली डू दैट। ये सारी चीजें की जा सकती है बाय एडिंग योर लाइक इधर एडिंग द पैथोजेंस और अल्टरिंग द डीएनए। tuberculosis का एग्जांपल सही नहीं है, बट अदर एग्जांपल आर ट्रू लाइक कैंसर, अल्जाइमर एंड योर समथिंग लाइक डायबिटिक माउस आप बना सकते हो। अब जब आपने ये डिजीज वाले माउस बनाए तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? सो नाउ यू हैव अ माउस, यू हैव अ माइस व्हिच हैज अ डिजीज। अब आप अपने यहाँ पे डोज दोगे। नाउ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि आप जो डोजेस यहाँ पे दोगे अपने ड्रग्स के, क्या उनका इम्पैक्ट वहां पे हो रहा है, या अगर डिजीज अगर हुई है तो डिजीज कैसे प्रोग्रेस कर रही है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दूं, तो अगर मैं एक माउस बनाता हूँ हु इज सफरिंग विद अ कैंसर, राइट, देयर इज अ माउस हु इज सफरिंग विद कैंसर। सो नाउ आई विल एक्चुअली स्टडी, अब मैं ये डिजीज को आराम से स्टडी कर सकता हूँ। मैं एक्चुअली देख सकता हूँ कि ये मेरा कैंसर कैसे आपका बढ़ रहा है, कितने टाइम में बढ़ रहा है। अगर बेनिंग था तो मेलिग्नेंट होने में कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा उसे थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड होने में, राइट, और कितने परसेंट चांस है कि मेरा वहां पे माउस मेरा सर्वाइव कर सकता है। सो ऑल दो स्टडी कैन बी डन यूजिंग द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो याद रखना कई सारी डिजीज सीखने के लिए हमें ये काफी काम आते हैं। कैंसर, अल्जाइमर, अल्जाइमर में क्या होता है, मेमोरी लॉस होता है, आपके न्यूरॉन्स की डेथ होना चालू होती है एंड इट बिकम्स अ मेमोरी लॉस, दैट इज आल्सो जेनेटिक कंडीशन। तो इसको भी आप स्टडी कर सकते हो। यू कैन क्रिएट अ माउस हु इज सफरिंग विद अल्जाइमर एंड देन यू ट्राई टू सी कि क्या क्या चेंजेस उसके अंदर वहां पे आ रहे हैं। सो ये सब आपका किया जा सकता है यूजिंग द माउस। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, many transgenic animals are designed to increase our understanding that how genes contribute to the development of the disease. ठीक है, these are specially made to serve as a models for human disease so that investigation of new treatment for disease is made, ताकि आप समझ पाओ कि डिजीज कैसे आपकी प्रोग्रेस कर रही है और कैसे आप अपने ट्रीटमेंट देके उसको आप ठीक कर सकते हो। So you can study all those things. Today transgenic models exist for many human diseases like cancer, cystic fibrosis, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, अल्जाइमर, इन सब के आपको मॉडल मिल जाएंगे एंड यू कैन एक्चुअली स्टडी हाउ द डिजीज प्रोग्रेस एंड हाउ योर ट्रीटमेंट कैन हैव अ इम्पैक्ट ऑन देम। तो ये भी आपको याद रखना है। सो स्टडी ऑफ डिजीज इज आल्सो वन ऑफ द थिंग व्हिच यू कैन डू यूजिंग द माउस, राइट। देन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, आई होप ये वाला टॉपिक आपको समझ आ रहा है, स्टडी ऑफ डिजीज वाली चीज आपको समझ आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आई होप नए बच्चों को भी समझ आ रहा है। Yes, sir. जसमीर, पल्लवी, Isha, Saurav, and Alisha. I hope it's clear to you as well. Yes, sir.
ऑलराइट, कोई चीज समझ ना आए तो प्लीज पूछ लेना, अगर कोई चीज समझ ना आए तो। अगर लगे ना रिपीट करना तो बोल दिया करो, जैसे हमारे बाकी बच्चे बोलते हैं, आप लोग भी कह सकते हो कि सर ये रिपीट कर दो, ये वापस बता दो, यू कैन टेल अस। ऑलराइट, नाउ यू हैव अ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। हम हमारे कई सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल करके कई सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं जो हमारे काम के हो। सो हम एनिमल्स को यूज कर सकते हैं एज अ फैक्ट्री, जो गलत बात है एक तरीके से, राइट, बट वी कैन डू दैट एंड पीपल डज डू दैट सो दैट दे कैन गेट अ प्रोडक्ट जो हमारे लिए काम का हो। तो यहाँ पे मैं आपके सामने डायरेक्टली बात करूंगा, कुछ दो प्रोडक्ट की यहाँ पे बात करूंगा। सो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, अपना जीन लगा सकते हो, कैन क्रिएट ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड यू कैन गेट अ डिजायर्ड प्रोडक्ट। सो फॉर एग्जांपल एक आपका प्रोटीन होता है, इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ अल्फा एंटीट्रिप्सिन। So this is a protein, this is a protein, और ये प्रोटीन आपको मिलता है बनते हुए एक ट्रांसजेनिक शीप में से। तो हमने एक बनाई थी हमारी ट्रांसजेनिक शीप, ट्रांसजेनिक शीप, शीप मालूम है ना आप लोगों को, लैम, यस सर। भेड़, भेड़ यस सर। हिमाचल में बहुत दिखती है शीप, अलग अलग कलर की। ऑलराइट, सो हैव अ ट्रांसजेनिक शीप ओवर हियर। ये जो ट्रांसजेनिक शीप जो आपके यहाँ पे है, दिस विल हैव अ, इसके अंदर आपने एक जीन डाल दिया, और वो जीन से क्या होगा कि इसके अंदर एक प्रोटीन बनेगा, और वो प्रोटीन पता है कहाँ बनेगा, इट विल बी फॉर्म्ड इन द मिल्क। ये ट्रांसजेनिक शीप के मिल्क के अंदर आपको यहाँ पे वो प्रोटीन बनते हुए दिखता है, एंड दैट प्रोटीन इज माय अल्फा एंटीट्रिप्सिन। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि मेरा अल्फा एंटीट्रिप्सिन आपकी क्या मदद करेगा। दिस प्रोटीन इज नोन टू बी यूजफुल इन द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फिसेमा, is used for the treatment of emphysema. So emphysema की ट्रीटमेंट के लिए इस प्रोटीन को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। So to treat the emphysema हम इस प्रोटीन को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ऐसे सोचो कि आप एम्फिसेमा आप जानते हो, इट इज अ रेस्पिरेटरी कंडीशन। आपने चैप्टर 11 चैप्टर 17 आपके Yes, 11th sir. ग्रेड का जो था उसमें आपने पढ़ा होगा। एक्सेसिव स्मोकिंग की वजह से आपके जो एलुला है उनकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज माय एम्फिसेमा। ठीक है, अगर नहीं सुना तो बता दूं आपको, इट्स अ रेस्पिरेटरी कंडीशन आपकी होती है, आपके लंग्स की जो इलास्टिसिटी, एल्वेलाई की जो इलास्टिसिटी होती है वो आपकी खत्म हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। अब आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि अगर ऐसा कभी कुछ होता है तो अल्फा एंटीट्रिप्सिन की मदद से आप इसे ठीक कर सकते हो। और ये जो आपका प्रोटीन यहाँ पे बनाया जा रहा है ये हमें मिल रहा है हमारे एक एनिमल में से, एंड दैट एनिमल इज माय ट्रांसजेनिक शीप। और ट्रांसजेनिक शीप के मिल्क में से ही आपको ये बनते हुए मिलेगा। सो बेसिकली आपने जो शीप बनाई है उसके मिल्क के अंदर आपको ये प्रोटीन मिलेगा। आपको करना कुछ नहीं है, आपको प्रोटीन को आइसोलेट करना है, आपको मिल्क में से प्रोटीन को आइसोलेट करना है, एंड देन यू कैन यूज इट फॉर द फार्मास्यूटिकल पर्पस के लिए आप उसे वहां पे यूज कर सकते हो। तो ये बात याद रखना। सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दूंगा, सेकेंड एग्जाम्पल जो आपको यहाँ पे दूंगा दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ माई अल्फा लैक्टलब्यूमिन। अल्फा लैक्टलब्यूमिन जो आपका यहाँ पे, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंपाउंड, इट इज वन ऑफ द प्रोटीन। ये एक प्रोटीन है आपका यहाँ पे, और ये हमने बनाया था एक ट्रांसजेनिक काउ के अंदर। लाइक दिस जीन, दिस प्रोटीन वाज गेटिंग फॉर्म इन वन ऑफ द ट्रांसजेनिक काउ। ट्रांसजेनिक काउ के अंदर से हमने ये प्रोटीन हमारा बनाया था, उस ट्रांसजेनिक काउ के मिल्क के अंदर वो था। दिस ट्रांसजेनिक काउ वाज हैविंग द मिल्क, एंड इन दैट मिल्क देयर वाज दिस प्रोटीन, एंड प्रोटीन का यहाँ पे नाम है आपके यहाँ पे अल्फा लैक्टलब्यूमिन। अब ये जो काउ है ना, काउ जो पहली आपकी ट्रांसजेनिक काउ थी, इसका भी नाम यहाँ पे था आपका रोजी। तो रोजी नाम की गाय जब आपके सामने टर्म आएगा तो याद रखना, इस काउ के अंदर जो मिल्क बन रहा था उसके अंदर आपको ये प्रोटीन मिल रहा था। तो इसका फायदा क्या था, दिस काउ मिल्क वाज हैविंग मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन देन अ नॉर्मल मिल्क। जो आपका नॉर्मल आपकी जो गाय होती है उससे ज्यादा प्रोटीन आपको यहाँ पे मिल जाता। तो आपका जो मिल्क था इट वाज हैविंग अराउंड 2.4 ग्राम प्रोटीन पर लीटर। ये जो मिल्क था ना इसके अंदर आपको मिल रहा था आपका यहाँ पे 2.4 ग्राम प्रोटीन पर लीटर। इतना प्रोटीन इसके अंदर था जो नॉर्मल गाय के अंदर आपको नहीं मिलता। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि सर ये तो काफी कम हो गया इतना मेहनत करके इट्स ओनली 2.4 ग्राम, but yeah, that is something which happened, but still the protein is something which is getting formed inside the milk, और
इस मिल्क को आप कमर्शियली इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आप इसे ट्रांसजेनिक काउ बना सकते हो देन यू कैन एक्चुअली हैव अ मिल्क व्हिच विल हैव अ हाई प्रोटीन कंटेंट। तो यहाँ पे आपकी न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिल जाए। और ये प्रोटीन को या ये मिल्क को आप न्यूली बॉर्न बेबी को भी आप दे सकते हो बिकॉज इट हैज अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन। तो ये न्यूली बॉर्न बेबी को भी यहाँ पे दिया जा सकता है जो काफी उसके ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होगा। सो ये एग्जाम्पल याद रखना। तो यहाँ पे भी आपकी जो ट्रांसजेनिक काउ बनाई थी उसके अंदर से एक प्रोटीन बन के निकल जाता है एंड दैट प्रोटीन वाज माय अल्फा लैक्टल ब्यूमिन। और ये प्रोटीन आपको मिल्क में मिलता है और इसका अमाउंट कितना होगा, अराउंड प्रोटीन का अमाउंट टोटल रहेगा यहाँ पे आपका 2.4 ग्राम पर लीटर विच इज क्वाइट हाई। तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद। क्या इतनी चीज आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? ये दो एग्जाम्पल आपको समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो यार अच्छा एक और बात याद रखना हमेशा कि जब भी आप कोई ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हो प्रोडक्ट के लिए, अगर आपको कोई एक प्रोडक्ट चाहिए अगर आप बनाते हो एनिमल, देन कोशिश ये की जाती है कि आप मिल्क में से ही वो प्रोटीन को आइसोलेट करो या उस प्रोडक्ट को आइसोलेट करो बिकॉज मिल्क में से प्रोटीन को आइसोलेट करना ज्यादा आसान होता है देन इन द फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, ब्लड में से आइसोलेट करने से ज्यादा आसान होता है आपका मिल्क में से आइसोलेट करना। सो दैट इज व्हाई आप ऐसे एनिमल्स बनाते हो, काउ, गोट, शीप, आप ऐसे बनाते हो ट्रांसजेनिक जिनके अंदर मिल्क फॉर्मेशन हो और उस मिल्क के अंदर वो प्रोटीन दिखे, राइट, एंड देन यू कैन हैव योर कमर्शियल बेनिफिट। काफी सारे एनिमल बना चुके हैं अभी तक हम लोग। यहाँ पे मैं एक फिश बनाई थी ट्रांसजेनिक सैल्मन करके। तो जो फिश होती है उसका साइज काफी बड़ा होता है। नॉर्मल फिश अगर इतनी होगी तो वो वाली ट्रांसजेनिक फिश आपकी काफी बड़ी होती है। उसका फायदा ये होता है कि उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। तो ऐसा भी किया जाता है। सो दीज आर ऑल एनिमल्स यूज्ड टू गेट सम काइंड ऑफ प्रोडक्ट which has some kind of commercial benefit to us। सिंपल सी बात है। सो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद। ठीक है, सो यहाँ पे आई थिंक ये आप खुद से एक बार पढ़ सकते हो। यू कैन रीड ऑल दोस थिंग फ्रॉम योर एंड। ये मैं अभी रीड नहीं करूंगा। बस याद रखना अभी हमने एम्फिसिमा वाली चीज हमने यहाँ पे देख ली। कोशिश की जा रही है कि अब ऐसे कई सारे आप प्रोटीन बना सको टू ट्रीट द फिनाइलकीटोयूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। इनकी भी ट्रीटमेंट के लिए हम कई सारे एनिमल्स की बनाने की कोशिश कर रहे हैं। Yes, so these are the things you have to remember. So these are my biological products over here. Now, next thing, vaccine safety. अगर आप कोई वैक्सीन बनाते हो आपको टेस्ट करना पड़ेगा ना किसी के ऊपर, तो वो आप किस पे करोगे? यू विल बी डूइंग ऑन अ लैब रैट। सो आप वैक्सीन टेक्सिन्स के लिए भी अपने एनिमल्स को यहाँ पे यूज कर सकते हो। आई थिंक ये बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। सो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं लैब माइस को। लैब माइस के बाद अगर सब कुछ सही रहा, अगर बताओ मुझे, अगर लैब माइस के अंदर आपने टेस्ट किया अपने वैक्सीन को और अगर लैब रैट को कुछ नहीं हुआ और सब कुछ सही रहा, तो आप फिर किसके ऊपर टेस्ट करोगे? Human. अरे नहीं, डायरेक्ट ह्यूमन पे नहीं जाते हम लोग। नहीं, डायरेक्ट ह्यूमन पे नहीं जाते बेटा। फिर आपका आएगा यहाँ पे आपका रीसस मकैक। डायरेक्ट बेटा तुम लोग लाइक ये क्या है? अरे वो बंदर नहीं होते लाल मुंह वाले बंदर जो घर के आसपास भाग रहे होते हैं? Yes, sir. क्या लिखा है रेसेस के बाद? मकैक, मकैक। ओके। रीसस मकैक का जो आपके बंदर होते हैं उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो पहले आप लैब रैट पे टेस्ट करते हो। अगर आपका टेस्ट सही रहा देन विल डू द सेम टेस्टिंग ऑन द रीसस मकैक। अगर रीसस मकैक के अंदर अगर आपकी चीजें सही रही फिर आप क्या करोगे? फिर आप किसमें टेस्ट करोगे? ह्यूमन। ह्यूमन। हाँ, अब आप ह्यूमन में ट्रायल करोगे। सो नाउ यू विल डू द ह्यूमंस के अंदर आप वहाँ पे ट्रायल करोगे। और ह्यूमंस पे ट्रायल करने के बाद वंस यू रियलाइज कि एवरीथिंग इज वेरी मच सेफ, यहाँ तक पैसे काफी चीजें सेफ हो जाती है एंड देन यू कैन गो फॉर द कि हाँ चलो भेजो इससे सबके साथ ट्राई करने के लिए। नाउ यू सेल देम इन द मार्केट। सो दैट इज हाउ यू डू। सो बेसिकली आप देखना चाहते हो कि आपकी वैक्सीन काम कर रही या नहीं कर रही, या वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहे हैं। यू ऑल्सो सी दैट। अगर आपने वैक्सीन का शॉट दिया और उसकी डेथ हो गई माउस की 2 घंटे बाद, तो सिंपल सी बात है आप अगले स्टेप पे आप नहीं जा सकते हैं। आपको कुछ तो चेंजेस वहां पे करने पड़ेंगे अपूर्वा को, जिससे ऐसी कंडीशन वापस ना आए अगर अपूर्वा वो टेस्ट कर रही है तो, राइट। तो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट, राइट। सो वैक्सीन सेफ्टी के लिए आपको ये सब चीजें का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। So transgenic mice are being developed for the use of the testing of the safety of the vaccine before they are used on the human beings, right? So transgenic mice are being used to test the safety of the polio vaccine. If successful and found reliable, they could replace the use of monkeys to test the safety of the batches of the vaccine. फ्यूचर में प्लान है कि आप उस लेवल पे आ जाओ कि माउस पे टेस्ट करने के बाद आप मंकी पे टेस्ट करना बंद करके डायरेक्ट ह्यूमंस पे आप जा सको। बट आज की डेट में यू हैव टू टेस्ट ऑन monkeys as well and then you have to go for the
अदर ह्यूमन ट्रायल। ठीक है, सो ये चीजें आपको यहाँ पे रखनी है यार, दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो ओवर हियर। सो ये हो गया आपके यहाँ पे वैक्सीन टेस्टिंग। एंड लास्ट इज माय केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई केमिकल है, समझो अगर कोई टॉक्सिक केमिकल है, आप जानना चाहते हो कि अगर ये टॉक्सिक केमिकल किसी मैमलियन बॉडी के अंदर आया तो ये क्या इंपैक्ट करेगा। यू वांट टू नो द इम्पैक्ट ऑफ द केमिकल, यू वांट टू नो द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन नॉर्मल फिजियोलॉजी। आप जानना चाहते हो कि आपके नॉर्मल फिजियोलॉजी के ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है इस केमिकल का। अगर आपको ये बात जाननी है तो आप पहले क्या करते हो, आप बनाते हो एक माइस को, यू मेक अ ट्रांसजेनिक माइस। आप बनाओगे एक ट्रांसजेनिक माइस which will be specific, which will be sensitive to a specific chemical. एक ट्रांसजेनिक माइस ये वैसा माइस है which is already sensitive to a toxic chemical. It is going to be sensitive to toxic chemical, right? और फिर उसके अंदर आप ये डोज डालोगे, then you will add the dose of this toxic chemical in the lab rat. या मैं कहूंगा टॉक्सिक केमिकल मैंने यहाँ पे डाला, या मैंने डाला कोई ऐसा कंपाउंड जो मैं जानना चाहता हूँ कि इसका इंपैक्ट क्या होगा एक एनिमल के ऊपर, तो वो मैं वहां पे डालता हूँ। एंड देन आई विल ऑब्जर्व कि एनिमल को वहां पे क्या, लाइक व्हाट आर काइंड ऑफ इश्यूज एनिमल इज फेसिंग ओवर देयर। तो ये करना पड़ता है, ये कई बार करना पड़ता है, स्पेशली जब हम बात करते हैं, हम कोई पेस्टिसाइड बनाते हैं या इंसेक्टिसाइड बनाते हैं। सो यू वांट टू अंडरस्टैंड कि इसका एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट हो सकता है, व्हाट काइंड ऑफ इंपैक्ट इट कैन हैव ऑन द एनवायरमेंट। तो ऐसे हमें आपको केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग आपको करनी पड़ती है। और जब आप ये टेस्टिंग यहाँ पे आप करते हो, देन यू एक्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उस माउस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कोई आ रहे या नहीं आ रहे हैं, या बहुत लीथल चेंज आ रहे हैं, या माउस की डेथ हो जाती है। देन यू अंडरस्टैंड कि वो केमिकल कितना टॉक्सिक है, एंड उसका फिर आपको डोज कम रखना पड़ता है। एक बात आप यहाँ पे याद रखना कि जब भी कोई, अगर मैं बात करूँ पेस्टिसाइड के बारे में, तो उसका डोज आपको ऐसा रखना पड़ता है जिससे डैमेज ना क्रिएट हो। तो डोज आप कैसे डिसाइड करोगे, 5 ml होगा, 3 ml होगा, 2 ml होगा, क्या डोज आप रखोगे, वो आप ये टेस्टिंग करके पता लगा पाते हो। यू एक्चुअली टेस्ट दीज केमिकल्स ऑन द एनिमल्स एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन सा डोज लीथल होगा, कौन से डोज के ऊपर एनिमल की डेथ हो जाएगी, या कौन से डोज के ऊपर क्या आपके कॉन्सिक्वेंसेस आपके यहाँ पे आएंगे। सो ऑल दोस थिंग्स हैव बीन डन इन द केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के अंदर। ठीक है, दिस इज नोन एज अ टॉक्सिसिटी और सेफ्टी टेस्टिंग। इनमें हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, the procedure is the same as that used for a testing toxicity of the drugs. Transgenic animals are made that carry genes which make them more sensitive to a toxic substance. जो मैंने आपको बताया, आप ऐसे एनिमल बना रहे हो जो ऑलरेडी काफी सेंसिटिव हो रहे हैं टू टॉक्सिक सब्सटेंस देन अ नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। दे आर एक्सपोज टू टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इफेक्ट आर स्टडीज, और फिर आप उसके इफेक्ट का वहां पे स्टडी करते हो। टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन सच एनिमल्स विल अलाउ अस टू ऑब्टेन रिजल्ट इन द लेस टाइम। तो आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है वहां पे, क्या नहीं हो रहा, एंड देन यू कैन सी कि अच्छा मुझे चेंजेस करने हैं यहाँ पे। तो ये हो गया मेरे यहाँ पे एडवांटेज नंबर 5। तो ये है मेरे यहाँ पे सारे एडवांटेज ऑफ माय ट्रांसजेनिक एनिमल्स। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, देन वी हैव वैक्सीन सेफ्टी, देन वी हैव बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। हमें यहाँ पे क्या क्या मिलते हैं वो आपको याद रखना है, ये भूलना मत, ये सारे प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे। एंड देन वी हैव स्टडी ऑफ डिजीज, और लास्ट वन मेरे यहाँ पे था टू स्टडी द नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड द डेवलपमेंट। तो ये सब सीखने के लिए, समझने के लिए आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। क्या आप सब लोग फेवर में हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के इस्तेमाल करने का? यस सर। यस सर। किसी ने तो नो Yes, बोला धीरे sir. से। मोस्ट ऑफ अरे सर करो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू डू ओवर हियर एंड दैट इज हाउ यू विल गेट योर रिजल्ट्स। ठीक है, तो अब ये सारे पॉइंट्स आप सबको यहाँ पे क्लियर है। पंजाब के नए बच्चे, हिमाचल, उत्तराखंड एंड ऑल ओवर इंडिया, सबको ये चीज आपके यहाँ पे समझ आ रही है। ये आपकी कहानी, ठीक है। ऑलराइट, सो नाउ वी आर डन विद दिस। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए, स्पेशली वो प्रोटीन्स के नाम याद रखना, नीट में आएंगे वो प्रोटीन्स के नाम एज द फॉलोइंग के अंदर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय एथिकल इश्यूज। हाँ, अब देखो हम यहाँ पे समझते हैं हमारे यहाँ पे एथिकल इश्यूज यहाँ पे क्या होता है। एथिकल इश्यूज, कोई मुझे बताना चाहेगा ये क्या होता है एथिकल इश्यूज? कोई हैंड रेज करके बताना चाहेगा व्हाट आर द एथिकल इश्यूज, क्या होता है? कोई तो होगा आप में से जो ये एक्सप्लेन करना चाहेगा, बोलो।
What are ethical issues? रिलीजन से रिलेटेड है। अरे नहीं, वो तो रिलीजियस इश्यूज होते हैं ना फिर। ये तो एथिकल है। समाज से रिलेटेड सर। इससे रिलेटेड? सर वो समाज आसपास। समाज, अच्छा, सोसाइटी, यस सर। 4 लोग उससे भी रिलेटेड नहीं है। नहीं, एनीथिंग एल्स और कुछ? सर जिसमें लोग बोलते हैं कि इनके ऊपर वो नहीं करना, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, प्लांट्स को यूज नहीं करना, एनिमल्स को यूज नहीं करना है, वो वाले। हाँ, वो वाले लोग, राइट राइट। So you have some ethical issues in terms of using these animals, using these plants. So there are some ethical issues over there. So let's try to see what are those ethical issues over there. ठीक है? तो जनरली होता क्या है, you have a small community which thinks कि ये सब करना सही नहीं है, and there are some ethical concerns over there. यहाँ पे आपके ethical concerns क्या है, उन्हें हम यहाँ पे देख लेते हैं. So let's understand what are the ethical concerns. तो जैसे कि मोनिका ने यहाँ पे बोला कि कुछ ऐसे सोसाइटीज होती है, कुछ ऐसी कम्युनिटी होती है जो कहती है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल करना गलत है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाना भी गलत है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाना भी एक गलत बात होती है. सो दे आर अगेंस्ट दिस थिंग. जो भी हम अभी यहाँ पे सीख रहे हैं ना, उसके अगेंस्ट काफी लोग होते हैं. लाइक वी हैव अ कम्युनिटी विच इज अगेंस्ट ऑल द थिंग्स विच आर स्टडीइंग राइट नाउ. एक बहुत फेमस आपका एनजीओ है जिसके बारे में आपने सुना होगा, पीटा करके. यस सर। क्या नाम है इसका? अपूर्वा मस्ट बी नोइंग दिस ग्रुप. अपूर्वा जानते होगे आप तो इस ग्रुप को. यस सर। वेरी वेल नोन ग्रुप है. जॉन इब्राहिम इनका ब्रांड एम्बेसडर है शायद से, पहले तो था, अभी पता नहीं. सो दिस इज एक्चुअली ग्रुप विच लाइक fights for the rights of animals and it protects the animal from the cruelty. So that's what they do, right? So they're also against the transgenic animals, formation of transgenic animals and doing all the experiment which are doing right now. वो सबके against होते हैं, उनका concerns होते हैं. So let's understand what are the ethical concerns over there. So ethical concerns की जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, when I discuss about the ethical concerns in this, तो एक concern आपका यहाँ पे ये है that the animal undergoes an immense pain and suffering. So the animal undergoes an immense pain and suffering. तो जब कोई आप एनिमल के ऊपर अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, सेफ्टी टेस्टिंग आप कर रहे हो, तो उसके अंदर पेन और सफरिंग वहां पे होता है. अगर आप कोई एनिमल पे अगर आप डिजीज भी स्टडी कर रहे हो, देन दे अंडरगो पेन एंड सफरिंग. सो दैट इज वन कंसर्न जो काफी लेजिट भी है, राइट? सो दीज एनिमल हैज टू बी ट्रीटेड इन एथिकल वे. आपको एक एनिमल को हमेशा एथिकल तरीके से ट्रीट करना है, राइट? आपको मैं एग्जांपल दूंगा कि अगर आपको कोई एनिमल को लैब में जब आप काम करते हो, जब आप लोग भी काम करोगे लैब के अंदर, सो हर एक एनिमल के ऊपर जब आप स्टडी करते हो, सो आफ्टर सम टाइम यू माइट हैव टू किल द एनिमल. आपको अगर देखना है कि मेरा ड्रग ने लीवर पे क्या इंपैक्ट किया, तो आपको एनिमल को मारना ही पड़ेगा. बिना मारे आप नहीं देख सकते कि उसके लीवर में क्या हुआ, राइट? सो यू हैव टू किल द एनिमल इन एथिकल वे. इवन द किलिंग हैज टू बी डन इन द एथिकल वे. ऐसा नहीं कि आप पटक पटक के उसे मार रहे हो जमीन पे. You actually have to kill the animal in such a way that it dies peacefully and then you can do your thing. So ethical committee actually ensures that कि जो भी आप वहाँ पे animals के साथ कर रहे हो, वहाँ पे एक guidelines के अंदर आप कर रहे हो. You are doing that in certain guidelines and you are ensuring that कि animal does not undergoes a pain and suffering. That's what the concern is. और ये करना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए. जब आप लैब में काम करोगे, जब आप कॉलेज में जाओगे, जब आप ये सीखोगे कि कैसे एक एनिमल को ट्रीट करना होता है. It is an animal, it is a model which has to be treated with the same respect and dignity the way you treat any other animal or organism, right? Even though you are doing your experiment, it has to be done in a certain way. तो एक आप यहाँ पे कंसर्न हो गया. दूसरा कंसर्न यहाँ पे ये आता है that animals now have a status of a factory. They have a status of factory. इसका मतलब यहाँ पे आपका ये हो जाता है कि आप जब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आप बना रहे हो एनिमल में से, तो आपने उस एनिमल को किस चीज के लिए यूज कर लिया? अपने काम के लिए यूज कर लिया आपने. यू आर ग्रोइंग दैट एनिमल ओनली फॉर योर ओन बेनिफिट. सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग दैट पीपल आर कंसर्न अबाउट, दैट यू आर गिविंग द एनिमल की जो लाइक एक बेसिक जो एनिमल की लाइफ होती है, उसको आपने क्या किया? यू आर यूजिंग दैट एनिमल फॉर योर ओन पर्पसेस के लिए. सो नाउ यू आर एक्चुअली गिविंग देम अ स्टेटस ऑफ अ फैक्ट्री व्हिच इज ऑल्सो नॉट राइट. जो भी ये बात भी आपके यहाँ पे लाइक सही नहीं है एज पर देम, एज पर द एथिकल कमिटी. So that is also one thing you can think about कि ये गलत बात है या नहीं है. Then you can also discuss over here that there is always a chance of you have unforeseen risk
of your transgenic organism affecting the environment. Organism affecting environment. यहां पे आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपने कोई ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया, समझो आपने एक ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाया, और अगर वो बैक्टीरिया आपके लैब से निकल गया और अगर वो एनवायरमेंट में चला गया, यू हैव नो आइडिया व्हाट काइंड ऑफ इंपैक्ट इट कैन हैव ऑन द एनवायरमेंट. वो आपके इकोसिस्टम में क्या इंपैक्ट कर सकता है, आपको कोई आइडिया नहीं है. तो ये भी एक बड़ा कंसर्न लोगों का होता है कि अगर आपने कोई एनिमल या अगर आपने कोई प्लांट बनाया, प्लांट एक बार नेचर में चला गया, जो आपने क्रॉप बनाया था आपके खुद के पर्पस के लिए, अगर वो क्रॉप वाइल्ड में अगर ग्रो करने लगा, या अगर हम सिंपल एग्जांपल है बैक्टीरिया का, अगर वो वाइल्ड में चला गया, लैब से बाहर निकल गया किसी रीजन से, आपको कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है आपके इकोसिस्टम के अंदर. जब पता है कोविड हुआ था तो ये बात काफी फैल रही थी कि वुहान लैब से आपका ये वायरस निकला है. Yes, sir. Yes, sir. Right? So that also tells you the story ki what are the concerns when you do such kind of experiments and when you make such kind of like viruses and bacteria, right? जब आप ऐसे ट्रांसजेनिक आप बनाते हो कोई भी, अगर वो एनवायरमेंट के अंदर चला गया, you have no clue what kind of impact they will have on the environment. So that is also another concern over here, right? तो ऐसे कई सारे concerns यहाँ पे होते हैं. जैसे एक होता है कि the integrity of the species has been lost. जब आपने एक प्लांट के अंदर आपने एक फॉरेन जीन डाल दिया, अब वो प्लांट की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो तो रही नहीं उसकी वहां पे. सो इससे क्या होता है, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे इंटीग्रिटी ऑफ द स्पीशीज गेट्स लॉस्ट. ये भी एक कंसर्न आप यहाँ होता है, द इंटीग्रिटी ऑफ स्पीशीज इज लॉस्ट. अब अगर आपके सारे के सारे कॉटन अगर बीटी कॉटन बन गए, अगर सारे कॉटन अगर आपके बीटी कॉटन बन गए, तो आपको जो नेचुरल कॉटन था वो तो आपका रहा ही नहीं ना. जो आपका नेचुरल कॉटन था वो तो आपका वहां पर रहा ही नहीं. And now you don't Yes, know sir. that what kind of, so that is what you call as the integrity of the species, वहां पे खत्म हो जाती है. तो ये कुछ आपके यहाँ पे एथिकल कंसर्न्स है जो आपकी एथिकल कम्युनिटी रेज करती है अगेंस्ट योर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स. या मैं कह सकता हूँ ट्रांसजेनिक एनिमल्स और प्लांट्स को लेके इनके यहाँ पे ये कंसर्न्स होते हैं. ठीक है, तो आप ये चीज और अच्छे से समझोगे जब आप बड़े हो जाओगे, थोड़े और जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको ये चीजें और अच्छे से समझाई जाएगी कि हाउ दिस थिंग्स शुड बी डन इन अ सर्टेन वे. तो अभी क्या किया गवर्नमेंट ने, व्हाट दे हैव डन, दे हैव मेड अ कमिटी. क्या नाम है कमिटी का यहाँ पे, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड अप्रूवल कमिटी. अब ये कमिटी क्या करती है, नॉलेज सी क्या लिखा है यहाँ पे, दिस इज अ कमिटी विच विल मेक डिसीजंस रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च. ये कमिटी क्या करती है कि समझो आज की डेट में अगर काजल कहती है कि मुझे एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाना है, तो उसे इस कमिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी और वो कमिटी चेक करेगी कि जो करना चाहती है उसका क्या फायदा होगा या उसका क्या रीजन है वो करने का, और जो रीजन है वो वैलिड है भी या नहीं. तो द वैलिडिटी ऑफ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च को अप्रूवल मिलता है आपका इस कमिटी में से. अगर आप कोई चीज कर रहे हो, अगर समझो आपकी तरुणप्रीत कहती है कि मेरे को 50 माउस चाहिए, मेरे को एक अपना स्टडी करना है अल्जाइमर को और मैं उनको यूज करूंगी, तो एकदम से अप्रूवल नहीं मिलता. You should have a very clear cut plan कि आप क्या करना चाहते हो, आपका रीजंस क्या है, and then they might give you the approval. तो अप्रूवल आपको यहाँ से मिलता है. ठीक है, and the safety of the introducing genetically modified organism for the public services, वो इस चीज का भी ध्यान रखते हैं कि जो भी आप बना रहे हो, राइट, उसको आप पब्लिक सर्विस के लिए जब आप उसे यूज करोगे तो वो अप्रूवल भी आपको इनसे ही लेना पड़ता है. अगर मैंने कोई प्लांट बनाया गोल्डन राइस जैसा, तो मैं ऐसे नहीं बांट सकता फार्मर्स को जाके कि लो इसे उगा फायदा मिलेगा, मैं नहीं कर सकता. आई नीड अप्रूवल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कमिटी एंड देन आई कैन सेंड देम इन द मार्केट. तो ये याद रखना. तो एथिकल कंसर्न्स को डील करने के लिए रिगार्डिंग योर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को लेके ये कम्युनिटी आपके यहाँ पे करती है आपकी मदद. क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. These are the few things you have to know. अब हम समझते हैं यहाँ पे हमारा एक और टर्म, दैट इज माय बायोपेटेंट. So let's understand what is your biopatent. So biopatent का यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सिंपल डेफिनेशन मैंने बना के रखा है, देखो यहाँ पे. A patent is a right granted by the government to a inventor to prevent others from commercial use of his invention. मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूँ. आपको याद होगा कि हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एलेक्स जेफरी, हमने इनका नाम पढ़ा था.
एलेक जेफरी, किसको याद है एलेक जेफरी क्या कर रहे थे? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छी, चलिए बेटा आपकी तैयारी तो। डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बाकी लोगों को याद आ रहा है, नहीं आ रहा बाकी लोगों को? आ गया है सर। तो डेट आया बहुत याद। सो यू हैव अ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते थे आपके यहाँ पे एलेक जेफरी। अब एलेक जेफरी जो आपके यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपके यहाँ पे करा करते थे, तो जब इन्होंने इन्वेंट किया था, अगर आपको याद हो तो इन्होंने इन्वेंट किया था ये तरीका, एलेक जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। तो जैसे Yes. उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यहाँ पे इन्वेंट किया, उसने इसका बना दिया पेटेंट। इसका उन्होंने यहाँ पे बना दिया, इसका पेटेंट इन्होंने बना लिया। पेटेंट करना मतलब व्हेन यू डू अ पेटेंट ऑफ समथिंग, दैट मीन्स व्हाट, अब उस चीज को आपके परमिशन के बगैर कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, या उस चीज का कोई और बेनिफिट नहीं ले सकता आपके परमिशन के बगैर। इसे कहते हैं हमारे यहाँ पे पेटेंट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दूं, नाइकी के शूज मिलते हैं, ठीक है? अगर आपके यहाँ पे नाइकी के शूज आपको यहाँ मिलेंगे, लाइक अ कॉपीराइट, बिल्कुल सी मोनिका, इट्स लाइक अ कॉपीराइट। जैसे अगर आपके नाइकी के शूज मिल जाए, मैं अपनी खुद की दुकान नहीं खोल सकता नाइकी की, कि चलो मैं अपना अपने शहर में छोटी सी नाइकी की दुकान खोलता हूँ, मुझे बस साइन लगाना है उसके ऊपर टिक मार्क वाला, और अपने जूते बनाता हूँ मैं अपने नाइकी के नाम के, बाहर बोर्ड लगा देता हूँ नाइक करके, नाइकी, एंड मैं सेल करना चालू करता हूँ। आई कैन नॉट डू दैट, क्योंकि उसका पेटेंट बना हुआ है। उसका पेटेंट बना हुआ है कि नाइकी के शूज नाइकी की ऑफिशियल कंपनी बनाएगी, और अगर मुझे अपनी कंपनी की, अगर मुझे अपनी खुद की दुकान खोलनी है, देन मुझे उनसे फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी, देन ओनली आई कैन ओपन अ शॉप अंडर देयर गाइडेंस, सो दे विल गेट अ कमर्शियल बेनिफिट। मतलब ऐसा नहीं कि मैं अपना पैसा बना सकता हूँ उनके नाम को यूज करके, उनके काम को यूज करके। द सेम थिंग हैपेंस ओवर देयर। बाय पेटेंट का मतलब आपका यहाँ पे होता है दैट अ पेटेंट इज ग्रांट इज अ राइट ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम कमर्शियल यूज ऑफ हिज इन्वेंशन। ये होता है आपके यहाँ पे बायो पेटेंट, ठीक है? और जब आप, ये होता है पेटेंट का डेफिनेशन। बायो पेटेंट मतलब जब आप ये पेटेंट करते हो एक बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का, when you do the patent of the biological resources, so biological resources के जब आप पेटेंट करते हो, when you do resources के जब आप पेटेंट बनाते हो, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ बायो पेटेंट। दैट इज समथिंग वेयर आई विल यूज अ टर्म लाइक माय बायो पेटेंट। अब कैसे बायोलॉजिकल रिसोर्स के आप यहाँ पे पेटेंट बना सकते हो? आई कैन डू अ बायो पेटेंट ऑफ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, या स्ट्रेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मैंने कुछ ट्रांसजेनिक अगर ऑर्गेनिजम्स बनाए होंगे, तो उनका मैं बायो पेटेंट कर सकता हूँ, उनका मैं बायो पेटेंट बना सकता हूँ, राइट? सो बायो पेटेंट टर्म इज द सेम एज अ बायो पेटेंट, नहीं जसनू, दोनों अलग है, दोनों अलग है यहाँ पे, ठीक है? बायो पेटेंट इज समथिंग विच इज वेरी लीगल। अगर आज की डेट में अगर मैं कोई बैक्टीरिया बनाता हूँ, अगर आज की डेट में अगर कोई मैं एक ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाता हूँ, तो उसका मैं बायो पेटेंट बना लूंगा कि ये बैक्टीरिया मैंने बनाया था। अब किसी को भी अगर इससे इस्तेमाल करना हो तो उसे मेरे से परमिशन लेनी पड़ेगी, या आप इसका कमर्शियल बेनिफिट आप मेरे से पूछे बगैर आप नहीं निकाल सकते, राइट? सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। बायो पेटेंट करना इज अ गुड थिंग, दैट्स नॉट बैड, ठीक है? प्रॉब्लम ये आती है वो बिना बताए कर लेते हैं और फिर उसका फायदा निकालते हैं, वो हम बाद में समझेंगे। लेकिन हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे हमने स्ट्रेन्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म का बना लिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मैं बायो पेटेंट कर सकता हूँ। समझो मैंने अगर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, तो उसका मैं बायो पेटेंट बना सकता हूँ। आई कैन मेक अ बायो पेटेंट ऑफ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। समझो मैं, शिवा, महेश, ओम, हम सब मिलके कोई क्रॉप बनाते हैं, राइट? उसका हम एक बायो पेटेंट बना सकते हैं कि यह क्रॉप हमने बनाया है टीम अवंती ने ये क्रॉप बनाया है, इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। सो यू कैन डू दैट। सो दीज आर द थिंग्स यू कैन डू। सो ऐसे कई सारे आपके बायोलॉजिकल रिसोर्सेज होते हैं जिसका आप बायो पेटेंट बना सकते हो। इवन प्रोसीजर, इवन योर बायोटेक प्रोसीजर, इवन योर बायोटेक प्रोसीजर का भी आप पेटेंट बना सकते हो, राइट? तो दिस इज व्हाट वी हैव टू नो इन दिस। पहले आप ये बात यहाँ पे याद रखना, लेट्स नॉट गो बियॉन्ड दिस, अभी हम यहाँ तक ही रखते हैं। आज हमारा चैप्टर खत्म नहीं होगा, तनप्रीत एंड ऑल द पीपल, आज हमारा चैप्टर खत्म नहीं होगा, बिकॉज वी हैव टू डू दिस थिंग एंड वी हैव टू डू द बायोपैरेसी भी हमें यहाँ पे करना है। बट मैं उसे पुश नहीं कर रहा, आप इसे अभी यहाँ तक यहाँ पे याद रखो। बायोब्रेड में एक कहानी है, कहानी किस चीज की? बासमती राइस की कहानी, वो हम सीखेंगे, वो हम अगली क्लास में सीखेंगे, ठीक है? तो हम चैप्टर करेंगे और एवोल्यूशन का रिविजन करेंगे, राइट? तो अभी के लिए इतनी चीजें पढ़ो। तो अभी आपको करना कुछ नहीं, आपको रीड करना है, एंड इट वोंट टेक मोर अमाउंट ऑफ टाइम। जो भी अभी आज हमने किया उसे रीड करो,
एंड आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो एवोल्यूशन के। इस पे बहुत ज्यादा वक्त जाया मत करो बिकॉज दिस टॉपिक इज अ स्मॉल टॉपिक। 15 मिनट 20 मिनट लगा दिया आपने क्वेश्चन सॉल्व करने में। होमवर्क दिया, होमवर्क करके सेंड करो। एक बार वो हो जाता है देन यू मूव ऑन टू योर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ एवोल्यूशन। चैप्टर टेस्ट आपका आ रहा है संडे को, सो प्लीज डू दैट। ठीक है, बताइए तमनप्रीत क्या सवाल है आपका, बोलिए। तो जब आपने वो वाला कराया था ना मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का, उसके एंड पे आपने एक चीज बताई थी कि हम इसको देखते कैसे हैं, कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी करके, वो चीज नहीं समझ आई थी। वो नीट के कॉन्टेक्स्ट में काम की नहीं है, मैं आपको समझा ही रहा था। दिखाता हूँ आपको मैं एक बार। ये जो आपका ट्रे था ना, लेजर ट्रे, यस सर। अब देखो यहाँ पे कलर डेवलप करेगा। अब कलर आपके यहाँ पे लाइट कलर आएगा या डार्क कलर आएगा, लेकिन कलर देख के आप ये नहीं बोल सकते कि कितना वायरल लोड है उसके अंदर। मतलब आप ये तो नहीं बोल सकते, आप न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दे सकते ना यहाँ पे। आप कह सकते हैं अच्छा काफी ज्यादा वायरस है, कम है, आप ये बोल सकते हो। लेकिन ये इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन ये थोड़ी चलता है। ये थोड़ी आप रिपोर्ट में लिखोगे वेरी हाई, वेरी लो, मीडियम, निग्लिजिबल, ये तो आप लिखोगे नहीं। यू हैव टू गिव देम द वैल्यू। अब आप वैल्यू कैसे निकालते हो? आप इस कलर को आप इस ट्रे को आप डालोगे एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर, और वो क्या करेगा, वो कलर के इंटेंसिटी के बेसिस पे आपको एक वैल्यू निकाल के देगा। अगर हाई इंटेंसिटी अगर आपका रहता है कलर का, देन विल हैव अ हायर वैल्यू। इफ यू हैव अ लो इंटेंसिटी, विल हैव अ लोअर वैल्यू। एंड देन यूजिंग दैट वैल्यू यू कैन एक्चुअली टेल अ पर्सन कि कितना आपका वायरल का लोड है आपके ब्लड सैंपल के अंदर। समझ आई बात तवनप्रीत? यस सर। यस। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। तो इतनी बातें आप सबको यहाँ पे रखनी है याद। मैंने होमवर्क शेयर किया था आप लोगों के साथ, सॉल्व करके शेयर करिए। पंजाब टीम के साथ भी मैं कर दूंगा। आपके साथ शेयर इसलिए नहीं किया, उसमें कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ से भी थे फ्रॉम द पार्ट ऑफ योर एक्सट्रीशन, बट आई स्टिल शेयर द होमवर्क विद यू सो यू कैन हैव अ लुक एट दैट। ठीक है, बाकी अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही नए बच्चों को, देन प्लीज रीच आउट करिए, अलग से रीच आउट करिए अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो। एंड एनसीईआरटी पढ़ो ध्यान से। एंड क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए यू हैव द मॉड्यूल इस्तेमाल करके अपना क्वेश्चन सॉल्विंग आप अपना वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑलराइट पीपल, चलिए इफ यू हैव नो क्वेश्चंस देन आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। अपूर्वा बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए। तो एवोल्यूशन